पंचायत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, ये डल झील जो गानों में हम सुनते थे, उसके बगल में बैठकर आज पंचायत आज तक कर रहे हैं, ताकि कश्मीर की जो सोच है, जो जम्मू कश्मीर में दशा है, दिशा है चुनाव की, उसको आप करीब से जान पाएँ। बीजेपी और जम्मू कश्मीर का आखिर रिश्ता क्या रहा है? तो एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि न गाली से न गोली से गले लगाने से कश्मीर का हल निकलेगा। आज इन तमाम मुद्दों पर और चुनावों पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि MOS इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, अर्थ साइंसेस के। MOS हैं एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, PMO, पर्सनल, पब्लिक, ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। बहुत सारे मंत्रालय सर, सांस फूल जाता है सुनते सुनते। और लगातार आप प्रधानमंत्री के साथ इतने करीब से PMO में भी काम कर रहे हैं। इससे पहले कि कश्मीर के मुद्दे पर मैं आऊँ, एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर एक जवाब मैं आपसे चाह रही थी बतौर केंद्रीय मंत्री। विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के घर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर नहीं जाना चाहिए था। ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन दिखाता है। इस पर आपका, आपकी सरकार का क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो अंजना जी, मैं आपको बधाई दूंगा। आप बधाई के पात्र हैं, इंडिया टुडे ग्रुप एंड द फैमिली, फॉर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड दिस ब्यूटीफुल शो एट अ ब्यूटीफुल वेन्यू, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सेट अ न्यू ट्रेंड। आपको देख के और भी इस तरह के यहाँ पर आयोजित होंगे। एंड इन अ वे this is not only going to be a news conclave, you are actually contributing to the mainstreaming of जम्मू एंड कश्मीर एंड द कश्मीर वैली। कॉपी पेस्ट वाले सर बहुत हैं, आने वाले ओरिजिनल हम ही हैं। बिल्कुल, आप एज इट इज ऑलवेज बीन, अब हमेशा ओरिजिनली रहे। एंड हैविंग सेड दैट, जहाँ तक ये जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया, हकीकत ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और चुनाव का समय है। और जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इसका स्पष्ट तरीके से इसको जाहिर भी किया कि ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों में नहीं होता था। पहली बात तो ये कि UPA सरकार में भी होता रहा, वहाँ तो इफ्तार पार्टियाँ होती थी, वहाँ जज भी जाते थे, चीफ जस्टिस भी जाते थे, जस्टिस बाला सुब्रमण्यम भी गए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी की। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के घर में कोई सोशल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन है, तो या फिर उदाहरण के तौर पर शादी ब्याह है, तो क्या फिर जज को ये भी पाबंदी है कि वो किसी को आमंत्रित नहीं कर सकता? अब आखिरकार वो है तो समाज का एक सदस्य। ऑफ कोर्स इट इज एक्नॉलेज दैट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटी हैज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय अ लीगल फंक्शनरी, बट दैट डज नॉट मिक्स विद हिज सोशल लाइफ एंड ऑल्सो द ऑब्जर्वेंस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस। कल तो फिर आप कहेंगे कि जज अपने बच्चों का शादी ब्याह भी नहीं कर सकता, क्यों? शादी ब्याह में ना मालूम कौन कौन से मेहमान आएंगे, उनमें से तो मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, ना मालूम कौन किससे फ़ायदा ले रहा है। तो मुझे लग रहा है दिस इज स्ट्रेचिंग इट टू फार। हाँ, द सेंस ऑफ प्रोप्राइटी हैज़ नॉट टू बी कैरिड ऑन योर स्लीव्स. It has to be practiced. It comes out of conviction and the courage of conviction. तो मुझे लगता है कि इसको उस तरह से जोड़ करके इसको राजनीतिकरण करना ना ही ये हो पाएगा और ना ही ये मुनासिब है। पर इसको वो फिर वही बड़े इशू से जोड़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं देश में। चीफ ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कभी दिखावे से कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस में इसका मतलब यह है कि वो मजबूती नहीं है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ही यह है कि उसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। इट हैज़ नॉट टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड. If it has to be demonstrated, that means it doesn't have its own inherent strength. And if it has its inherent strength, it's rather healthy that everything is transparent. अगर दोनों मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दे कोऑपरेट इन द लार्जर टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अब आते हैं सर कश्मीर पर, और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद क्या बदला है? दो नैरेटिव हैं, आप कहते हैं नया कश्मीर, वो कहते हैं कुछ नहीं बदला कश्मीर, बदहाल कश्मीर। क्या है कश्मीर की असलियत? आपकी नज़र में ये एकदम रूहानी और गुलाबी मौसम है, उनकी नज़र में ये घुटन है।
नहीं, इसमें इस प्रश्न के दो पहलू हैं। आपने जैसे कहा कि आपने स्वयं कहा कि बड़ी खुली फिजा में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ी खुली फिजा में इस बार चुनाव भी हो रहा है और ये पहली बार हुआ है शायद 30 बरस के बाद पहली मर्तबा एक ऐसा चुनाव जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके आए हैं। आई वुड रादर से दिस इज रिसर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन द पीपल ऑफ कश्मीर, द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन विच इज वर्चुअली गॉन डॉर्मेंट ओवर द लास्ट 30-35 ईयर्स। पहली बार इस तरह का चुनाव है और जो लोग ये कह रहे हैं कि बदहाल है, तो वो हकीकत में वो अपनी बदहाली को बयान कर रहे हैं, क्योंकि दे हैड गॉट यूज टू इलेक्शंस बीइंग कंडक्टेड विद 10%, 8% वोटर टर्नआउट। मैंने तो एक बार संसद में भी कहा था कि क्या कभी कोई ऐसा कानून आएगा या ऐसा नियम बनाया जाए कि मिनिमम थ्रेशहोल्ड हैज़ टू बी डिटर्मिन्ड फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी रिकग्नाइज्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी दैट ही कम्स फ्रॉम। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15, 18, 20 लाख वोटर होते हैं और अगर ये 8% होता है, ये 1 लाख वोटर पड़ता है तो कितना। लेकिन ये लोग जो आज बदहाली की दुहाई दे रहे हैं, यही उसमें खुशहाल थे कि पुष्ट दर पुष्ट वो वंशवाद चलता रहा। 8-10% वोट पड़ते थे, एमएलए भी इनके बन जाते थे, एमपी भी इनके बन जाते थे, सरकारें भी इनकी बन जाती थी। लेकिन अब फिजा खुली है, सही माने में मैं तो ये कहूँगा जमहूरी फिजा भी खुली है। हमारा जो डीडीसी का चुनाव हुआ 70-80% तक मतदान हुआ। अभी का जो लोकसभा का था उसका औसतन लगभग उतना ही रहा जितना कि नेशनल लेवल का था, फॉर 59, 60, 58। और हर तरह के लोग अब सामने आ रहे हैं। पहले तो इस तरह से इलेक्शन हुआ करता था कि मानो यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल होती है और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। अब उसके विपरीत है। अब यहाँ वही दृश्य है चुनाव का जिस प्रकार से देश के किसी भी और हिस्सा में होता है। आई थिंक देयर इज अ ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन कश्मीर वैली एज वेल। और दूसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण कि ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में सही माने में लोकतंत्र भी नहीं ला पाए। इन्हीं 10 सालों में हुआ कि यहाँ जिला परिषदों का गठन हुआ। एंड आई थिंक समडे दिस हैज टू बी आंसर्ड why for 70 years we had to wait for the district development councils to be established in Jammu and Kashmir when they were already there in the rest of the country। इसी तरह से पंचायतों को, लोकल बॉडीज़ को 73-74 अमेंडमेंट यहाँ नहीं लगाया गया। हालांकि वो कांग्रेस की सरकार लाई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यहाँ कांग्रेस की सरकार गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इवन देन दे डिडंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट because the central funds allocated for the local bodies would then go directly to the local representatives, the PRIs। पंच सरपंच को सीधे उसकी। अब देखिए जब से वो लगा 370 हटने के बाद और वो सेंट्रल लॉज यहाँ एप्लीकेबल हुए, तो सीधा सीधा पंचों के पास उनकी वितरण के लिए वो राशि जाती है। लेकिन इन्होंने इसलिए रोके रखा कि वो मिनिस्ट्री के पास जाती थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो 370 की दुहाई दे रहे हैं, बेसिकली द मोस्ट वॉसिफरस एडवोकेट्स और वोटरीज ऑफ 370 वर द ग्रेटेस्ट अब्यूजर्स ऑफ 370, क्योंकि उनको 370 की आड़ में उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व किया। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग विदाउट एविडेंस बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड। आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल और उसी से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 1975 में, एंड यू विल सी द कॉन्ट्राडिक्शन विद विच दे वर अब्यूजिंग 370। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो श्रीमती गांधी ने एक अमेंडमेंट लाया था विच बिकेम वेरी इनफेमस, 42nd 43rd अमेंडमेंट, जिसमें एम्बलम बदला, ये किया वो किया। उसमें एक क्लॉज ये भी था जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल कर दिया गया, क्योंकि उस समय शायद उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि दी वातावरण अनुकूल नहीं है चुनाव के लिए कांग्रेस का। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर रन बाय द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने 6 साल कर दिया। उसके 3 साल के बाद ही सरकार बदलती है। 1977 में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं एंड इट वाज रियलाइज दैट दिस वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट, तो उसको रिवर्स किया। आई थिंक दैट वाज 45 और 46 और वो सारे प्रावधान रिवर्स हुए। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। 1975 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। मुख्यमंत्री उनके थे शेख अब्दुल्ला। एक दिन नहीं लगा उस सेंट्रल लॉ को अडॉप्ट करने में, बिकॉज दे हैड द डिस्क्रिप्शन टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट अ सेंट्रल लॉ थ्रू 370। तो 370 gave them that prerogative, लेकिन उन्होंने अपना लिया। जब ये रिवर्स हुआ 1977 में और 5 साल हो गया, तो तब इन्होंने 370 दिखाई दिया। तो 370 की एलबी लेकर के इन्होंने उसको नहीं अपनाया। एंड अ लेसर रिपोर्टेड फैक्ट इन द मीडिया टुडे इज that this assembly for 5 years is going to be elected for 5 years after almost 50 years। जी 1975 से लेकर के आज तक
जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल रहा। पहली मर्तबा ये 5 साल की असेंबली होगी जैसे बाकी देश में। 5 दशक के बाद 5 साल का कार्यकाल, और ये लेकिन और ये 370 की आड़ में हुआ। अब इसमें मुझे बताइए कि 6 साल रखने से किसकी शनाख्त पर असर पड़ता? किसी कश्मीरी की आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के स्टेटस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बल्कि अगर आप आम आदमी के हितैषी हैं तो आप तो उसको अवसर देते ना कि 5 साल के बाद वो अपनी इच्छा का इजहार कर सके, अपना मतदान करके अपनी प्रेफरेंसेस जाहिर कर सके। ठीक है, वो जनता इस बार वोट करेगी, अपना चॉइस वोट डिसाइड करेगी, उसके बाद करेगी। लेकिन 10 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो भी एक सच्चाई है। असल मुद्दे पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आप किसी के साथ गठबंधन तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने इस बार खुराफाती ये की है कि आपने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। आज सुबह फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर थे। इंजीनियर रशीद से लेकर जितने इंडिपेंडेंट्स, पहले फेज में 92 इंडिपेंडेंट्स, दूसरे फेज में 122 इंडिपेंडेंट्स, वो कह रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को कश्मीर में आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट्स को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं ताकि एनसी यानी अब्दुल्ला साहब की पार्टी और मुफ्ती जी की पार्टी पीडीपी दोनों को आप पीछे कर सके। मतलब एंटी बीजेपी वोट्स बट जाए, ये आपकी स्ट्रैटेजी है क्या? भी सच पूछिए तो कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये बात सुन के बड़ा आनंद महसूस होता है, क्योंकि ये प्रतीक है पराजय का। सच स्टेटमेंट्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो पार्टी, जो दल, जो उम्मीदवार कॉन्फिडेंस के साथ जीत रहा है वो इन बातों में नहीं उलझता। लेकिन इनको लग रहा है कि हार रहे हैं तो इसलिए इनको प्रॉक्सी भी दिखाई दे रहा है, बी टीम भी दिखाई दे रही है। क्या इंजीनियर रशीद आपके प्रॉक्सी हैं क्या? हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी बैसाखियों की और प्रॉक्सियों की उनको ज़रूरत पड़ती है जिनमें अपनी क्षमता ना हो। बल्कि इनसे सवाल करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एनडीए का हिस्सा रही, और जब तक एज लॉन्ग एज दे वर एंजॉइंग द लोस एंड फिशेज ऑफ ऑफिस, इनको यूनियन मिनिस्टर थे बड़े अब्दुल्ला साहब, और छोटे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पीडीपी भी गठबंधन में रही। दोनों के साथ रिश्ता किया है, निभाया नहीं, ये अलग बात नहीं, वो भी गलत है, दैट इज ऑल्सो हाफ ट्रू। बल्कि जब हम पीडीपी छोड़ करके बाहर आए हैं गठबंधन में, वो भी बात बहुत कम मीडिया में आई, जैसे 6 साल और 5 साल वाली बात। आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दिस इज ओनली सिंगल वन इंस्टेंस वेयर वी वॉलंटरली वॉकड आउट ऑफ कोलिशन। देयर वाज नो कंपल्शन, देयर वाज नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन हमें लगा कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हमने वो न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था, मे बी हम उसका सही माने में ईमानदारी से पालन नहीं कर पा रहे इस गठबंधन के वजह से। सो वी टुक an ideological stand, and simply purely for ideological reasons we walked out of a coalition which has never happened in the history of independent India or democratic India. तो हमें, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो स्टैंड है, मौक़िफ़ है, कभी नहीं बदला। अभी जैसे आपने कहा कि 370, तो हमारा जो पहला मैनिफेस्टो सन 1952 में हमने जब चुनाव लड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, तब से 370 हमारे मैनिफेस्टो में था। बल्कि हमारा तो मजाक बन गया था जब हमारे कार्यालय से ये घोषणा होती है कल बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा, तो कांग्रेस वाले कहते थे कि हाँ हमें तो पता है क्या होगा, कि लिखेंगे 370 हटाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन जब हमारे पास उस प्रकार की स्थिति बनी, जब व्हेन वी हैड अ फुल मेजॉरिटी, इट वाज डन। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे जो नीति है और हमारा जो मैनिफेस्टो है, या जो हमारे मुद्दे रहे हैं, उसमें एक निरंतरता भी रही है, उसमें निष्ठा रही है। देयर हैज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्विक्शन। लेकिन मंत्री जी देखिए, जम्मू का इलाका ऐसा है जिसमें आप 14 में भी जब चुनाव लड़े 25 सीटें आपने हासिल की, 19 में चुनाव नहीं हुआ, आपने 5 अगस्त 2019 को यहाँ से 370-35 से हटाया, अब चुनाव हो रहा है, अब वहाँ की सीटें विधानसभा की इस बार बढ़ा दी गई हैं, 43 हो गई हैं। कश्मीर को अगर आप आइए तो यहाँ पर आप अभी भी लोकसभा चुनावों में लड़े ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं। आप कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर वो सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में, जहाँ उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, 35 से हटाया, वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ती? नहीं, ऐसा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होना एक बात है, चुनाव कहाँ लड़ना, कैसे लड़ना, वो दूसरी बात है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रेटजी। अब वो तो कल ये भी पूछा जा सकता है कि ये सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, ये कई जगह दोनों खड़े हैं, तो ये क्यों हो रहा है? वो कहेंगे सही साहब हमारी 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, फ्रेंडली फाइट है। वो ये कहेंगे साहब ये इसलिए हो रहा है कि हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, जो जीतेगा वो हमारा। और सीट शेयरिंग हो गई है, 32 पर कांग्रेस, 51 पर एनसी। यकीनन, लेकिन साथ में ये भी है
तो कहने का तात्पर्य एक स्ट्रेटेजाइज्ड तरीके से इलेक्शन में हमेशा जाया जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कहाँ इलेक्शन लड़ा, और ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होता है। कुछ सीटें हम छोड़ देते हैं, कुछ हम लड़ते हैं, कुछ हमें लगता है कि यहाँ फॉर सर्टेन अदर रीजंस विच विल बी डिफाइंड व्हेन द अप्रोप्रिएट टाइम कम्स हम इसमें अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे। 25 मुस्लिम कैंडिडेट्स आपने इस बार खड़े किए हैं। क्या हम ये माने कि ये आपके मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का ही एक्सटेंशन है कि आप बाकी देश में तो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, यहाँ पे मेजॉरिटी है वो, तो इसलिए आप उनको टिकट दे रहे हैं, या फिर यहाँ के बाद आप बाकी देश के हिस्सों में भी मुस्लिम्स को टिकट देंगे? क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग में और कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी ये जो फैमिली सेंट्रिक पार्टीज हैं उनकी वर्किंग में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पर सीट केवल ये देख कर नहीं दी जाती कि फ़लाँ हिंदू है कि फ़लाँ मुसलमान है, वो भी समीकरण रहते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी है, हमारे सर्वेज भी होते हैं, और यहाँ पर जब मैंडेट दिया जाता है तो नीचे से नाम पैनल के आते हैं, मंडल से, फिर ज़िला स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड। ऐसा नहीं है कि रसोई घर में फैसला हो जाता है, ये खाने के मेज़ पर हो जाता है कि डाइनिंग टेबल पर माँ बेटे ने सलाह की और फलां को यहाँ खड़ा करते हैं, फलां या बाप बेटे ने की। यहाँ पर एक जिस प्रकार से बाहर हम लोकतंत्र का पालन करते हैं, इसी प्रकार भीतरी कामकाज में भी लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन होता है, और उसके तहत जो नाम निकल करके आते हैं वो आते हैं। अभी और ये हिंदू मुसलमान की तो बात है ही नहीं, कतई नहीं है, ये कांग्रेस ने ही फैलाई। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी हमें बदनाम करने के लिए कहा गया था कि साहब अगर बीजेपी वाले आएंगे आपका खान पान में छेड़छाड़ करेंगे, आपके पूजा करने की प्रथा में छेड़छाड़ करेंगे। अब यहाँ देखिए, बस्तियों की बस्तियाँ यहाँ पर आप देखेंगी, जब आप जाएंगी, कच्चे मकान पक्के में तब्दील हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी ने नहीं पूछा घर हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर है, बल्कि ऐसी ऐसी बस्तियां के पूरे मोहल्ले जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया था वो भी पक्के हो गए। कहने का तात्पर्य ये, तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि मोदी जी ने एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है, विच इज़ अबाउ वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूशन। एक नई तरह की तहजीब, एक जो नई जमहूरी तहजीब, जिसमें जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो पहुँचे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। ये तो कांग्रेस का था कि अगर वो पानी की पाइपें भी बिछाते थे तो वो मोहल्ला छोड़ देते थे जहाँ से वोट कम आता था, ताकि उनको तंग किया जाए थोड़ा सा। आप नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, ईमानदारी से। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे, नहीं एक सेकेंड, आप देखेंगे इसी कश्मीर में जहाँ आप कह रही हैं हमें वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिलता है, यहाँ पर भी आयुष्मान सैचुरेशन 100%, PM आवास योजना ऑलमोस्ट 100%। अगर वोट का करना होता तो हम छोड़ देते कि साहब यहाँ से तो वोट नहीं मिला, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। इनफैक्ट यही तब्दीली लाएगा आने वाली पीढ़ी में कि ये तरीका है सही राजधर्म का। इस बार बीजेपी की लिस्ट कौन बना रहा था सर? एक लिस्ट आती थी, फिर वो लिस्ट पीछे लो, एक दो नाम रूट गए, फिर एक दो लिस्ट नाम डाल के फिर लिस्ट बाहर आता था, फिर भी आपके 2 फॉर्मर डेप्यूटी CM को आपको पार्टी में पोजीशंस देनी पड़ी। मतलब क्या इस बार नहीं एप्लीकेशन नहीं था, क्या था? ये देखिए, एक्चुअली ये इस बात को 2 तरीके से कहा जा सकता है। अगर मैं आपकी कुर्सी पर बैठूंगा मैं वही कहूंगा जो आप कह रही हैं, क्या इस पत्रकार में ये कहेंगे कि वो 2 रूट के आपने बनाया। हाँ। और अगर मैं यहाँ बैठूंगा या आप यहाँ बैठेंगे तो हम ये कहेंगे ऐसा नहीं किया, दोनों हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनका भी हमने उपयोग करना था, उनको हमने कुछ दायित्व दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दीज इंटरप्रिटेशंस आर डन बिकॉज दे गो वेल विद द सेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि यहाँ वंशवाद है ही नहीं, यहाँ भाई भतीजावाद भी नहीं है, और इसलिए अगर जहाँ किसी को कोई काम दिया जाता है तो उसकी उपयोगिता के हिसाब से, उसकी प्रतिभा के हिसाब से, उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके। ठीक है। अगर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी जी। किसके साथ बनेगी? अरे साथ की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं, वो तो अकेले में आपका रिश्ता तो दोनों के साथ रहा है ना बारी बारी से। रिश्तेदारी है, दोनों लेकिन में से ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन लग रहा है? रिश्तेदारी है, लेकिन सरकार अपनी ही रहेगी। अपनी सिर्फ बीजेपी के या इंडिपेंडेंट्स वाले वही जो? अरे देखिए, हाँ, इसमें अभी तो वो बात तो बड़ी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल रहेगी बात करना, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है तो हम उसको इनकार तो नहीं करते, तभी तो वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। लेकिन एट द सेम टाइम वी डोंट डू दिस फॉर अ बार्गेन। अगर हमारे यहाँ कोई आता है ज्वाइन करने तो हम ये नहीं कहते भाई तू ज्वाइन कर रहा है, तुझे हम मंत्री बनाएंगे, तुझे टिकट बनाएंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और वैसे ही संगठन में काम करते हैं,
और इस तरह से अगर कोई आकर हमें हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के, हमारी निष्ठा से प्रभावित होकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हमें समर्थन देता है, हमारे इस कारवां का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसका स्वागत है तो वो देश का ही नागरिक। राहुल गांधी 2 बार जम्मू कश्मीर में दौरे पर आए हैं और उन्होंने बहुत आक्रमण किया है आपकी सरकार पर। वो कह रहे हैं कि हमने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है, हमने उनको पीछे कर दिया है। जो वो लोगों को डराते थे एजेंसीज के नाम पर, वो मिनटों में, सेकंड्स में वो डर रिजल्ट आते ही खत्म हो गया। ऐसा है अब क्या? इसमें एक बड़ी रोचक बात यह है रंजना जी कि भले ही राहुल ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने लोगों का कॉन्फिडेंस दूर कर दिया, लेकिन इतना तो उनको मानना पड़ेगा कि उनका कॉन्फिडेंस हमने बुलंद कर दिया। ये आपके लिए अच्छी बात है, अब बुरी वो बात है? बेबाक होके, निडर होकर के लाल चौक जाके आइसक्रीम खाते हैं, होटल ललित में ठहरते हैं, शाम को मूड करता है, कोई कहता है कि आदूज में कबाब बड़ा अच्छा बनता था, यकायक उड़ जाते हैं प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए बगैर। ये हौसला, ये कॉन्फिडेंस कि सिक्योरिटी के बगैर मैं कहीं भी घूमूं, ये मोदी जी ने दिया। जब इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, यहाँ भी सरकार थी, तब तो ये सिक्योरिटी कवच के अंदर बंधे हुए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, इतना साहस नहीं था। और इस बात की तस्दीक मैं नहीं कर रहा, सुशील सिंधिया जी ने कही, जो उनके गृह मंत्री थे। तो हमने इनका कॉन्फिडेंस बुलंद किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि 20-30 सीटों की कसक रह गई, वरना हम सरकार में रहते और ये लोग जो आज सत्ता में हैं ये जेल में होते। नहीं, अभी ऐसा है कि ये तो उनका कहना है, लेकिन फैसला तो जनता ने करना है। और वो जिस तरह की बातें कही जा रहे हैं, और वो जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई रैशनल नहीं, जिसका कोई धरती पर कोई उसका कोई प्रमाण नहीं, तो मुझे लगता है इस बातों का उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का और मोदी सरकार का ये रहा है, राइजिंग अबव पार्टी लाइन्स। एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के, या खड़गे साहब भी भूल जाएंगे वो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का ये रहा है कि आज यहाँ पर खुली फिजा में 50-60% मतदान हो रहा है, 80% DDCs में हुआ, जबकि यहाँ सिर्फ 8-10% होता था। और दुनिया को आदत पड़ गई थी कि जम्मू कश्मीर का चुनाव है तो मतलब 8%। तो जो लोकतंत्र को यहाँ पर स्थापित करना, उसका पुनर्जन्म करना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर डॉक्टर साहब एक वरिंग ट्रेंड भी तो है, 2 वरिंग ट्रेंड्स हैं जिस पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो कश्मीर में हम कई घटनाएं देखते थे, टारगेटेड किलिंग, हालांकि यहाँ भी हमने देखा, चाहे वो दूसरे राज्यों के मजदूर हो या फिर सेना हो। जम्मू में टेरर शिफ्ट हो गया, वहां पर आतंकी घटनाएं साथ, ये कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, वो शिफ्ट हुआ भी और अब एलिमिनेट भी हो गया। ये सच है कि जब यहाँ पर दबाव पड़ा आतंकियों पे, तो उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट करने का प्रयास किया, व्हेन दे फेस द हीट। लेकिन उसके बाद तो जो हमारे सेना दल और अर्ध सेना दल है, दे रिवाइज देयर स्ट्रेटजी, विच ऑफ कोर्स कांट बी डिस्कस्ड इन पब्लिक, बट एज ए रिजल्ट ऑफ द रिवाइज स्ट्रेटजी दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। और अब धीरे धीरे उसका भी समापन हुआ। और ये दीज वर द मिलिटेंट्स, द टेररिस्ट ऑन द रन, जो वहाँ शिफ्ट हुए। बट कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो वी हैव द एविडेंस टू से दैट दिस इज द लास्ट फेज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, पॉसिबली इट्स फेनिंग आउट। एंड ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं है, या आपके कहने से नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा टेस्टिमनी, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है जो हमारे 2-2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। अब जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता है तो वो केवल इसलिए नहीं आ जाएगा कि मोदी जी ने कहा, या सरकार ने कहा, या बीजेपी ने कहा, या किसी मीडिया ने कहा है। अगर वो बाल बच्चे लेकर के यहाँ आता है तो वो पहले फ़ोन लगा के पूछेगा अपने किसी कुलीग को, अपने किसी विभाग में काम करने वाले वहाँ के कर्मचारी को कि भैया मैं वहाँ आ रहा हूँ बाल बच्चों को लेकर के, क्या माहौल ठीक है कि नहीं है। He will not go by what anybody says, because nobody is going to put at stake his or put at risk his own children, his family and his spouse. तो वो कहकर के जब 2.5 करोड़ यहाँ लोग आते हैं, पहली बार होम टूरिज्म के लिए यहाँ मकान खत्म है। और जम्मू कश्मीर में, खासतौर कश्मीर घाटी में, होम टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं रहा हुआ करता था। यहाँ हाउस बोट्स में रहना लोग पसंद करते हैं, हट्स में रहना पसंद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में होम टूरिज्म होता था। पिछले साल पहली बार इतना रश पड़ा कि होम टूरिज्म की नौबत आ गई और घर भी खाली हो गए। तो मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट एविडेंस ऑफ militancy having been weaned out. दूसरा जो वारिंग ट्रेंड जिस पर मैं सवाल करना चाह रही थी, आप कहते हैं कि देखिए इतना लोग आए, बढ़ चढ़कर वोटर टर्नआउट लगभग 3-4 डेकेड के बाद इतना ज़्यादा बड़ा, बारामूला अनंतनाग में तो भारी तादाद में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वोटिंग का। लेकिन सवाल ये है कि
क्या ये वोटर टर्नआउट अनुच्छेद 370-35 से हटने के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, जिससे मैं सवाल पर आ रही हूँ? क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद 2 लाख के मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराता है, और इंजीनियर रशीद पर आप जितना भी इस वक्त ताली बजाएं क्योंकि उमर अब्दुल्ला को हराया है, लेकिन वो हार्ड लाइनर है, वो ऑटोनॉमी की बात करने वाला व्यक्ति है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, वो चाहते हैं कि रायशुमारी हो यहाँ पर फिर से, वो अनुच्छेद 370 मतलब एकदम हार्ड लाइन को वो टो करते हैं। ऐसे लोग अगर इस बार भी इतने इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं और वो कट्टरवाद हार्ड लाइनर्स चुन कर आते हैं, ये तो बहुत वरिंग ट्रेंड होना चाहिए, बहुत चैलेंजिंग स्थिति इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पहले जब इलेक्शन होते थे गुस्सा तब भी होता था, निराशाएं तब भी थी, एंटी इनक्यूबेंसी भी रहता था, सब कुछ रहता था, लेकिन वोटर टर्नआउट फिर भी 8% होता था। इसका अर्थ ये हुआ कि उस तरह का माहौल नहीं था कि लोग अपने आप को महफूज नहीं करते थे कि हम जा कर के वोट डाल सके। आज वो नहीं रहा। अब दूसरा मुद्दा है कि किस कारण होता है। तो कारण कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना रोष प्रकट करने आए हैं, कारण ये भी हो सकता है कि अपनी आकांक्षा प्रकट करने आते हैं। ये आकांक्षाएं जो दबी हुई थी, जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, उनका इजहार करने आए हैं। अब आकांक्षा किसकी क्या है, दैट इज़ एन इंडिविजुअल इशू। कोई हो सकता है कि इस वंशवाद के खिलाफ भी वोट हो, क्योंकि ये जो ऑटोनॉमी की बात आपने की, अब इसी बात को इंजीनियर रशीद की तो अलग बात हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी कहते रहे सेल्फ रूल। अब सेल्फ रूल का अर्थ क्या है? अब हमें तो ये समझ आता है कि सेल्फ रूल वो है कि जो जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो जो धरती से ही ना जन्मा वो सेल्फ रूल क्या है? वो जैसे तो अपने मैनिफेस्टो में डाला है। तो जैसे वो गालिब कहता है जो आँख ही से ना टपका वो लहू क्या है? तो इनको कहाँ से सेल्फ रूल दिख गया? जब इन्होंने डीडीसी के चुनाव नहीं करवाने दिए, जब इन्होंने पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए, 73-74 अमेंडमेंट नहीं दिया, तो सेल्फ रूल कहाँ से हुआ? सेल्फ रूल तो मोदी जी ने दिया, डीडीसी भी किया, 73-74 अमेंडमेंट मिला। अच्छा, दूसरा कहता था ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तियारी। अब खुद मुख्तियारी किसकी? जब आम नागरिक अपने आप को खुद मुख्तियार नहीं समझ रहा, तो आप किसको खुद मुख्तियार करें? अपने आप को। फिर गालिब याद आ गया, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमां क्यों हो। तो खुद मुख्तियार तो वो खुद हो गए। तो कहने का मतलब है कि मैनिफेस्टो में है कि साल 2000 में जो प्रस्ताव वो लेकर आए थे, इन शब्दों के जाल में वो यहाँ के लोगों को गुमराह करते रहे। मैं तो ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा गुमराह अगर किया है तो कश्मीर घाटी के अवाम को किया है। सबसे ज़्यादा उनका शोषण हुआ। उनको इस झांसे में रखा कि ये 370 तुम्हारे मफाद के लिए है, जबकि उसको वो अपने मफाद के लिए। अब बताइए, 370 जाने के बाद जब फ़िज़ा खुली, यहाँ स्टार्टअप्स की मूवमेंट आई, यहाँ रोज़गार के दूसरे विकल्प खुलने शुरू हुए, यहाँ टूरिज़्म आया, और जो बाकी देश में जिस चीज़ से लाभ प्राप्त हो रहा है यहाँ पहुँचने लगा, तो इसमें आम नागरिक को क्या दिक्कत थी? ठीक है, एक आखिरी सवाल है जिसके बाद हमारे कॉलीग्स भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। बेरोजगारी, आप कह रहे हैं रोजगार के साधन हुए, ये हुआ, लेकिन अभी भी जब अलग अलग इलाकों में जाइए, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आपका पीछा उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर हर जगह पर कर रहा है, और यहाँ पर भी युवा नौकरी चाहते हैं। देखिए, आप कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात, लेकिन लोग नौकरियों पर फोकस करते हैं। नहीं, ऐसा उस पर आपके लिए देने को क्या है? ऐसा है कि कोई भी सरकार विश्व में कहीं भी दुनिया भर में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार कहीं पर भी हर एक नौजवान को तनख्वाह याफ्ता सैलरीड गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार अपनी ये दायित्व समझती है कि वो रोज़गार के विकल्प पैदा करे, और इसी बात को समझते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए, इसे प्राथमिकता देते हुए मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। हमारे यहाँ केवल 350 स्टार्टअप थे पूरे देश में, आज बढ़कर के 1.5-2 लाख हो गए, और जम्मू कश्मीर में मात्र 30, आज वो भी फिगर जाता है 850-9 तक पहुँचा है। लेकिन ये सब शुरुआत पिछले 4-5 वर्षों में हुई है। सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि वी एक्चुअली कॉट अप लेट with the trends that were already initiated in the rest of the country by Prime Minister Modi. 2 सवाल है हमारे कॉलीग्स के। अशरफ, सुनील जी, आप पूछ लीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नमस्कार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप जब भी कोई बयान देते हैं तो हर वाक्य, हर शब्द जो है बिल्कुल नाप तोल के पहले देखते हैं और उसके बाद कोई बयान देते हैं। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 में आप पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, आपने मंत्री पद की शपथ ली और आपने अपना कार्यभार संभाला, और पहला बयान जो आपने दिया जिससे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया, आपने कहा द प्रोसेस फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ बिगन।
उस पर काफी बवाल भी मचा। तो मुझे बताइए सस्पेंस क्या था, क्या उसी समय से तैयारी चल रही थी? आज ये सस्पेंस खोल दीजिए। नहीं नहीं, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वैसे मैंने कहा कि 370 हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा 1952 के चुनाव से, जो पहला चुनाव लड़ा गया था जनसंघ की ओर से। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए थे और कठुआ के पास माधोपुर में जब उन्होंने गिरफ्तारी दी, तो उस समय उनको धोखे से पकड़ा गया था। 11 मई का दिन था वो 1953। उन्होंने, बल्कि आने से पहले उन्होंने गुरदासपुर के एसएसपी को फ़ोन भी किया कि अगर इस तरह का है तो मैंने एज एन एमपी मैंने चिट्ठी भी लिखी हुई है शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद जो उनको कहा गया कुछ नहीं, बिकॉज वहाँ भी देखिए क्या हुआ। अब ये 370 वाली बात बताऊँगा। वहाँ क्या हुआ कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। बलराज माधोक वगैरह जो थे, उन्होंने हैबियस कॉर्पस तैयार करके रखे थे कागज़ कि अगर गिरफ्तार किया तो हम लगाएंगे। तो इन्होंने उनको क्रॉस करने दिया। द मोमेंट ही क्रॉस्ड इनटू द जम्मू कश्मीर टेरिटरी, उनको गिरफ्तार कर दिया धोखे से। लेकिन उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, जब अटल जी उनके साथ थे एज ए युवा कार्यकर्ता, उन्होंने कहा गो एंड टेल द वर्ल्ड अटल दैट श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट अ परमिट। तो मैंने उस दिन संसद में भी कहा कि आज वो जिंदा होते तो अपने उसी लबो लहजा में कहते गो एंड टेल द वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। तो ये हमारा मुद्दा तब से रहा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो जो राष्ट्रवाद का जो उन्होंने दीप जो प्रज्वलित किया था, वो बाद में एक ज्वाला बना और वही हमारा दिए का निशान भी बना भारतीय जनसंघ का। सो वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट इन दिस। हाँ, ये बात और है कि जब अटल जी आए तो तब भी कहा जाता था कि आप भूल जाते हैं जब सरकार में आते हैं, लेकिन भूलते नहीं। हम ये कैसे भूलें कि अटल जी 22 पार्टियों को लेकर के गठबंधन चला रहे थे, विच इज़ ओनली पॉसिबल बाई समवन लाइक अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय ये संभव नहीं था। जैसे ही मौका मिला, हमें बहुमत मिला, तो मोदी जी ने इसको प्रायोरिटी दी और इसको करके दिखाया और दुनिया इसकी साक्षी है। तो तैयारी 2014 से ही चल रही ऐसे थी। ही लोग नहीं तैयारी कहते। 1952 से थी, लेकिन विधाता को ये मंजूर था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनके हाथों से हो। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी की जो जड़ें हैं ना, जितना जमीन के ऊपर दिखते हैं, नीचे बहुत तो ज्यादा अंजना जी, you've been सोच always समझ very के kind. हिस्सा। डॉक्टर साहब, आपने अभी अंजना जी से इतनी देर बातचीत की और आपने दावे किए कि सब कुछ ठीक है, सबकी आवाज़ खुली है। सुबह जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने यहाँ पर मंच पे कहा कि कोई भी अलगाववादी नेता ना बंद है, ना धार्मिक नेता बंद है, जहाँ चाहें जब चाहें बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमने मीरवाइज साहब को इस शो में इनवाइट किया था, लेकिन उसको घर के भीतर हिरासत में रखा गया, उसको इस शो में आने नहीं दिया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ये मुझे नहीं मालूम कि कौन किससे आपको जानकारी मिली कि उनको आने नहीं दिया गया। अगर ऐसा होगा तो हम एलजी साहब से पहले तस्दीक करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। सो आई हैव एवरी रीज़न टू ट्रस्ट व्हाट द एलजी सेज। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, जिसके बाद इस इंटरव्यू का अंत करेंगे। अनुच्छेद 370 हटाना, 35 से हटाना अलग बात है, दिलों तक पहुंचना, लोगों को भरोसा उनका जीतना और वाकई हिंदुस्तान के साथ मिलाकर जम्मू कश्मीर को एक ऐसा एहसास दिलाना कि हम सब आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज में आप कहाँ पहुंचे? नहीं, बहुत बढ़िया बात की आपने अंजना जी। दरअसल हम 370 को हटाने या रखने की जब बात करते हैं तो हम उन्हीं मुद्दों में उलझ जाते हैं जो हमें दिखते हैं, हम उसके मनोवैज्ञानिक पहलू में नहीं जाते। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एलिमेंट एसोसिएटेड विद आर्टिकल 370। इसने हमारे मेंटल बैरियर्स बनाए। हमारे यहाँ का नौजवान बाहर कोई जाता तो उसको वो बड़ी अलग निगाह से देखते थे कि साहब ये कोई स्पेशल स्टेटस वाला आया है, और वो भी सोचता था कि मैं इनसे अलग हूँ। तो हुआ क्या कि हमारा जो मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ, वी कुड नॉट टेक द एब्सोल्यूट बेनिफिट of what was being realized across the country after as a part of democratic India after independence। और इसलिए बहुत सारे वो हमारे से मौके, वो अवसर हमसे छूट गए। अब देखिए, आप जहाँ भी जाएंगे, और एंड आई थिंक दैट्स इक्वली एप्लीकेबल टू नॉर्थ ईस्ट। होटल इंडस्ट्री में आपको कश्मीर के बच्चे मिलते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको कश्मीर के बच्चे मिलते हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो पहले दिल्ली आने में कतराते थे कि हमें न मालूम किस निगाह से देखते हैं हमारी शक्ल सूरत को, आज वो आपके क्रू के मेंबर हैं। कहीं भी आप जाएंगे जहाज़ में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। तो ये जो मेंटल बैरियर क्रिएट हुआ था 370 का, उसके जाने से ही दिलों का जोड़ भी होगा। इसने हमारे दिलों को भी जुदा रखा और हमारे बीच में एक ऐसी खला पैदा की, लेकिन अब वो जाती रही। अब हमारा सुख भी साझा, हमारा दुख भी साझा। अभी वो कसक है, वो कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा कब मिलेगा? नहीं, राज्य का दर्जा तो वो मुझे लग रहा है ये मुद्दा भी बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही। दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर दिस इशू व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अमित भाई शाह, हमारे गृह मंत्री, संसद में 2 बार 3 बार 4 बार कह बैठे कि
चुनाव के बाद एट द अप्रोप्रिएट टाइम इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी 4-6 महीने पहले यहीं पर बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने जनसभा में खुलेआम कहा कि इसको बहुत जल्द हम प्रदेश का स्टेटस दे देंगे। नाउ आफ्टर व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मेरा ना कुछ कहने का औचित्य है ना आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम मांग रहे हैं। अरे भाई, जो दे दिया वो मांग रहे हो आप, इसका मतलब आपके पास मांगने को कुछ नहीं है, तो आप मांगे हो को मांग रहे हो। यानी दिस इज अनदर पॉलिटिकल गिमिक्री होती है कि जब पता है कि कुछ चीज़ मिलने वाली है तो उसका मुद्दा क्रिएट करो, हम मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं, फिर कहेंगे हमने मांगा तो आया। लेकिन ये भूल रहे हैं, इफ़ यू फॉलो द क्रोनोलॉजी, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप आए और मंत्री जी आपने हर सवाल का जवाब इस मंच से दिया, पंचायत आज तक में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, थैंक यू।